सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का प्रथम आहनिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम सूत्र 13 तक का पाठ पढ़े थे, जिसमें क्या विषय चल रहा था। देखो, सूत्र 9 से 13 तक ये 4 प्रकार का अहेतु हम पढ़े थे, है ना। हाँ, हेतु 4 प्रकार के हेतु पढ़े थे जी। और वो ये भी आया था, अब इसके अहेतु इसके बाद में आएगा, है ना। इसके पहले ये भी आया था 8 में कि कोई भी वस्तु किसी का भी हेतु नहीं बन सकता है। ठीक है, हेतु 4 प्रकार का होता है, तो किसी वस्तु को भी किसी के हेतु नहीं बना सकते। जैसे कि धुआं जो है वो अग्नि का हेतु बनता है। धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, लेकिन धुआं गधे का हेतु नहीं बन सकता कि धुआं को देख करके गधे का अनुमान करो, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ गधा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हेतु 4 प्रकार होते हैं, पढ़ा हमने, संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी और विरोधी। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला आता है संयोगी। संयोगी हेतु वो क्या होता है कि जिसका संबंध कभी हो और कभी नहीं हो, संयोगी है वो। ठीक है, जैसे कि सारथी रथ में चढ़ जाता है तो उसका संयोग हो जाता है, ये संयोगी है। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो उतर जाता है, तो संयोग नहीं रहा। समझ में आ गया। आप खाना बना रहे हैं, ठीक है जी, तो वो करछी से, गैस से या वो कढ़ाई से आपका संबंध बना हुआ है। आप वो पकड़े हुए हैं, क्या बोलते उसको, करछी, चम्मच पकड़े घुमा रहे हैं, आपका संयोग बना हुआ है। खाना बनाना बंद किए, वो करछी चलाना बंद किए, छोड़ दिया, अब पाकशाला से बाहर आ गए, उससे तो आपका संबंध नहीं रहा। तो ये क्या है, संयोगी संबंध है। कभी होता है और कभी नहीं होता है। जब काम पड़ता है तो संयोग हो जाता है, तो संयोगी हो गया। जब काम नहीं पड़ता तो अलग है, तो विभाग हो गया उससे। ठीक है, ये हो गया संयोगी। समवायी क्या होता है, जिसका लगातार संबंध बना रहता है, कभी हो और कभी नहीं हो, ऐसा उसमें नहीं होता है। समवायी में क्या होता है जी पद्मनाभ जी, लगातार संबंध बना रहता है। जैसे कि शरीर से त्वचा का संबंध लगातार बना रहेगा। ये कभी ऐसा होता है कि कभी शरीर में त्वचा हो और कभी त्वचा छोड़ दे। जैसे कि सारथी कभी रथ में चढ़ जाता है, कभी रथ को छोड़ देता है, उससे उतर जाता है, ये संयोगी हुआ था। तो क्या त्वचा ऐसा है कि कभी तो शरीर में चिपक जाए और कभी शरीर को छोड़ दे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ये लगातार बना रहता है। इसको बोलते हैं समवायी। ये समवायी संबंध है, ये समवायी हेतु का उदाहरण है ये। फिर तीसरा क्या था, एकार्थ समवायी। इसमें होता है एक कार्य को देख करके दूसरे कार्य का अनुमान कर लेना, यह है एकार्थ समवायी। समझ गए? जैसे कि रूप को देख करके स्पर्श का ज्ञान कर लेना, समझ रहे हैं? रूप को देख करके स्पर्श का ज्ञान कर लेना। भाई जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ स्पर्श होगा, वो स्पर्श चाहे कोमल हो चाहे कठोर हो। लकड़ी है तो लकड़ी का स्पर्श कैसा होता है? अगर वृक्ष में है तो कठोर होगा, भाई सीधी बात है ना। और गुलाब का फूल है, उसका स्पर्श कैसा होगा? कोमल। तो उसके रूप को देख करके इसके स्पर्श का अनुमान कर लेते हैं। तो एक
गुण को देख करके दूसरे गुण का ज्ञान हो रहा है, एक कार्य को देख के दूसरे कार्य का ज्ञान हो रहा है। जैसे कि वस्त्र है, अब कोमल वस्त्र है तो क्या अनुमान करेंगे, जो इसका तंतु है वो भी कोमल है, और वस्त्र कठोर है तो उसका वस्त्र भी, उसका तंतु भी कठोर है। तो ये एक कार्य को देख के दूसरे कार्य का अनुमान होता है ना। ऐसे कार्य को देख कर कारण का भी अनुमान हो रहा है ये ना, कारण को देख कार्य का भी अनुमान हो जाता है। तो एक को देख के दूसरे का ज्ञान होना, ये क्या है, एकार्थ समवायी है। अब चौथा आ रहा है विरोधी। तो विरोधी भी तीन प्रकार का, विरोधी अभूतम भूतस्य, ये सूत्र 11 में था, फिर भूतम अभूतस्य और भूतो भूतस्य। तो पहले दिखा रहा है विरोधी कैसा, अभूतम भूतस्य, पहला ये कहा। तो इसमें आता है सत्यपि मेघे, मेघ के होने पर भी, है ना, अविद्यमाना वृष्टि, वर्षा नहीं हो रही है। तो ये वायु और अभ्र के संयोग के कारण हो रहा है कि ऊपर में क्या है, वृष्टि का जो प्रतिबंधक है वो क्या है, विद्यमान वायु और बादल का संयोग है। ऊपर में वायु और बादल का संयोग हो गया है, इसलिए वृष्टि नहीं हो रही है। तो ये अविद्यमान वृष्टि का सूचक है, ये वृष्टि नहीं हो रही है या वृष्टि नहीं हो रही है। तो इसको देख हम अनुमान लगाते हैं कि ऊपर में वायु का संबंध बादल से बना हुआ है। ये अभूतम भूतस्य, अभूतम माने वृष्टि नहीं हो रही, अभूतम अविद्यमान वर्षा, अभूतम माने क्या है, अविद्यमान वर्षा, और भूतस्य माने ऊपर में जो है, नीचे नहीं है, क्या नहीं है, वृष्टि बारिश नीचे नहीं है, तो ऊपर क्या है, वायु और अभ्र का संयोग है, यह है अभूतम भूतस्य। ठीक है, तो अविद्यमान वर्षा जो है वो विद्यमान वायु और बादल के संयोग को बतलाता है। ये इसका विरोधी हेतु, हेतु माने लिंग, यहाँ पर हेतु माने क्या है, लिंग, इसको विरोधी लिंग है। भाई वहाँ पर वो है इसलिए यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वायु बादल का संयोग है इसलिए नीचे वृष्टि नहीं है। यह है अभूतम भूतस्य। दूसरा आ रहा है भूतम अभूतस्य, भूतम मन नीचे कुछ है, क्या है, बारिश है, अभी उसमें उदाहरण बदल गया, भूतम अभूतस्य, तो विद्यमान बारिश, बारिश हो रही है, तो ऊपर में वो संयोग बादल और वायु का नहीं है। तो भूतम अभूतस्य जो नीचे है वो ऊपर में नहीं होने का संकेत है। ऊपर में क्या नहीं है, वायु और बादल का संयोग नहीं है, इसलिए बारिश हो रही है। तो विद्यमान वर्षा अविद्यमान वायु और बादल के संयोग का विरोधी लक्षण है। समझ गए, अगर बारिश हो रही है तो ऊपर में संयोग नहीं है, समझ गए ना, इसका संयोग वायु और बादल का संयोग नहीं है, तो बारिश हो रही है जी। अगर बारिश नहीं हो रही है, अविद्यमान है, तो ऊपर में क्या है, संयोग है। समझ गए, अब स्पष्ट हो गया। अब देखो ऐसे ही तीसरा, अब इसमें कह रहा है दोनों, भूतम भूतः भूतस्य, ये भी है और वो भी है। पहले में क्या था, एक है दूसरा नहीं है ना, नीचे एक चीज है तो ऊपर दूसरा वो नहीं है, अथवा नीचे एक चीज नहीं है तो ऊपर वो है, ये विरोधी था। अब यहां पर कह रहा है दोनों साथ में है। ये लक्षण किसका है, ये सांप और नेवले का। अगर झाड़ी के नीचे, झाड़ी के पीछे कहीं पर भी अंदर में सांप फुफकार रहा है तो ये सांप है। आपने सांप को देखा फुफकारते हुए, ऐसे फन मार रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो आपने एक को देखा सांप को, तो जो अविद्यमान नेवले है, नेवला है, उसका अनुमान कर लेंगे कि सांप फुफकार रहा है तो पास में नेवला भी है, युद्ध चल, दोनों लड़ाई चल रही है। ये दोनों विद्यमान, ये भूतः भूतस्य, एक विद्यमान सांप दूसरे विद्यमान नेवला को बतलाता है। समझ में आ गया, अभी इसमें दोनों विद्यमान है, क्या समझे हैं? बारिश भी हो रही है, बादल भी है और वायु भी है, ये तो हो जाएगा। नहीं, अभी यहाँ का जो दृष्टांत है पुस्तक का वो लेते हैं कि नेवला भी है और सांप भी है। तो सांप को देख करके नेवले का अनुमान हो रहा है, उसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन है, दोनों विद्यमान है, एक को देख रहे हैं और दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। वहाँ पर क्या था, बारिश को देख रहे हैं और देख करके जो नहीं है उसका अनुमान कर लिए। बारिश है मतलब वायु और अभ्र संयोग नहीं है,
तो यहाँ पर एक को देख करके दूसरे का अनुमान कर रहे हैं कि वो नहीं है, इसमें वायु का और अभ्र का संयोग नहीं है। ये ज्ञान किससे हो रहा है? वृष्टि को देख करके। वृष्टि है तो ऊपर संयोग नहीं है। दूसरा, नहीं है को देख कर है का ज्ञान करते हैं कि अगर वृष्टि नहीं हो रही है, नीचे नहीं है बारिश, तो नहीं है को देख करके ऊपर में है का अनुमान करते हैं कि ऊपर क्या है? वायु और अभ्र का संयोग है। ये दोनों उदाहरण में ये था। और तीसरे में क्या उदाहरण में क्या है कि दोनों ही हैं, सांप भी है और नेवला भी है। ठीक है, तो सांप को देख करके, फुफकारते हुए सांप को देख करके उसका ज्ञान कर लेते हैं, ये उसका विरोधी लिंग है, माने बतलाने वाला है। लिंग माने यहाँ पर क्या लेंगे? बतलाने वाला। हेतु भी यहाँ पर कहा गया उसको, ये विरोधी हेतु है, माने विरोधी उसका लिंग है कि एक के होने पर दूसरा नहीं हो रहा है, सीधी बात है, अथवा दूसरे के नहीं होने पर वो हो रहा है। ये क्या है? विरोधी लिंग तो हुआ जी, ये विरोधी लक्षण है। हाँ, अब सूत्र 13 तक हो गया। अब चलाएंगे सूत्र 14। पढ़िए सूत्र 14, बोलिए। प्रसिद्धि पूर्वकात अपदेशस्य। अब नया आ गया अपदेश। ठीक है, तो ये अपदेश के हेतु होते हैं। अपदेश हेतु माने लिंग, ये सारे अपदेश हैं। अपदेश माने क्या होता है पता है? अपदेश हो गया ये जो कि ठीक नहीं है। सूत्र कौन सा लगा कि 14। हाँ, तो अपदेश माने भी हेतु है, लेकिन वो कैसा हेतु है अभी आएगा। अनपदेश, अहेतु, आगे बता देगा। ठीक है, पहले तो हेतु बता देगा। हेतु 4 प्रकार का अभी आ रहा है। अपदेश जो पढ़े थे ना, अभी सूत्र 13 में पढ़े थे, 11, 12, 13 में। हेतु 4 प्रकार के होते हैं, उनको अनुपदेश कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के क्यों होते हैं, पहला ये बता दो, फिर आगे आएगा अहेतु। अहेतु कितने होते हैं ये बता देगा। पहले अपदेश बता रहा है, 4 बता दिए है ना, और अब अहेतु बताएगा। लेकिन ये हेतु भी जो है, अपदेश भी है, वो 4 क्यों होता है ये बता रहा है। तो प्रश्न लिखिए सूत्र 14 का। हेतु 4 प्रकार का क्यों है या क्यों होता है? हेतु 4 प्रकार का क्यों है, ऐसा करो। हेतु 4 प्रकार का क्यों है? तो उत्तर दिया सूत्र में प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, है ना, व्याप्ति पूर्वक होने से। व्याप्ति यहाँ लिखो, प्रसिद्धि माने व्याप्ति लिखो, प्रसिद्धि माने व्याप्ति लिख लो, ब्रैकेट में कहीं लिख लो। तो व्याप्ति पूर्वक होने से उत्तर लिखो। व्याप्ति ब्रैकेट में प्रसिद्धि कर दो। सूत्र में प्रसिद्धि है ना, प्रसिद्धि पूर्वकात्, तो प्रसिद्धि बराबर व्याप्ति, व्याप्ति बराबर प्रसिद्धि, दोनों एक ही बात है। तो व्याप्ति पूर्वक होने से बराबर प्रसिद्धि पूर्वक होने से हेतु 4 प्रकार का है। और व्याप्ति माने क्या होता है? सभी जगह वो संबंध व्याप्त रहेगा, इसको व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि धुआं और अग्नि, ये व्याप्ति है। इनमें जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये व्याप्ति है। ठीक है, ये तो अनुकूल व्याप्ति है। जहाँ जहाँ त्वचा वहाँ वहाँ शरीर, ये व्याप्ति है, ये हेतु है, ये समवायी हेतु। ऐसे संयोगी हेतु, संयोगी माने जब वो रथ में चढ़ जाता है तो सारथी कहलाता है, ये संयोगी हेतु है वो। ठीक है, रथ में तो क्या बोलेंगे? सारथी बोलेंगे उसको। ये संयोग हो गया है, उतर जाए तो पता नहीं कौन है भाई, रास्ते में कोई घूम रहा है, सारथी से बोलेंगे उसको। आप जा रहे हैं, मान लीजिए कोई सिविल ड्रेस में है और घूम रहा है बस स्टैंड में, कौन है क्या जानेंगे। लेकिन जब वो आके बस में चढ़ जाता है, ड्राइवर सीट में गाड़ी चलाता है, तो क्या बोलेंगे? ये उसका ड्राइवर है। तो उस सीट में बैठ गया, ड्राइवर सीट में, उसका हो गया संयोग, अब पहचान गया ड्राइवर है ये। ठीक है, वो उसका वो क्या है? संयोगी है। अब विरोधी में क्या पढ़े थे कि भाई नीचे बारिश हो रही है तो ऊपर में वायु अभ्र संयोग नहीं है, ये विरोधी हेतु है, लिंग है ये, है ना। तो बारिश है तो ऊपर संयोग नहीं है, और बारिश नहीं है तो ऊपर में संयोग है, ये विरोधी पढ़े थे। ये सब हेतु हैं ये, लेकिन वो विरोधी हेतु आ गया। ठीक है, तो ऐसे अब आ रहा है
ये 4 प्रकार इसलिए है क्योंकि ये व्याप्ति पूर्वक होता है। ये विरोधी वाले व्याप्ति पूर्वक है, हर बार ऐसा ही होगा। अगर ऊपर में वायु अभ्रत संयोग हो गया तो बारिश नहीं होगी, ये व्याप्ति है। और हर बार ऐसा ही होगा, अगर बारिश हो रही है समझो ऊपर में संयोग नहीं है, ये व्याप्ति है। ये ऐसे सांप फुफकार रहा है झाड़ी में, तो विरोधी वो नेवला उसके विरोधी है, पता है ना, दोनों में कहीं प्रेम होता नहीं है। कभी देखा आपने सांप पर नेवला खेलते हो? नहीं देखता, देखा, वो झगड़ा करते हैं, वो झगड़ा करेंगे, वो दूर दूर भागेंगे। हाँ जी, झगड़ा नहीं देखें, हाँ देख लेना, कभी इसमें आ जाता है, दिखाते हैं, मजारी दिखाते हैं। और भी आजकल कुछ भी हाँ छोटा नहीं, और वो कोई सूंघ का जाता है वो नेवला, तो उसको जहर नहीं चढ़ता उसका, ये उसको फुफकार मारता है, डस देता है, वो जाता है, फिर कोई जड़ी बूटी कोई सूंघ के चले जाता है, कोई ले करके फिर लड़ता है। ये ऐसे दोनों का चलता रहता है खूब। तो ये हेतु हो गया। तो हेतु ये जो है ना व्याप्ति पूर्वक होता है, इसलिए 4 प्रकार का होता है। यह आपका हो गया उत्तर 14। बस देखो, प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, प्रसिद्धि पूर्वक होने से अपदेश, अपदेश माने हेतु 4 प्रकार का होता है। सूत्र तो इतना ही कह रहा है, सूत्र में इतना ही कहा जा रहा है ना। हाँ, आगे या भाष्य को देखना है तो ये भी होगा। देखो जैसे कि गंध है, गंध का ज्ञान जाता बिना नहीं होता है। कोई गंध का ग्रहण करना तो जाता बिना होगा? नहीं होगा, वहाँ भी संबंध है, गंध का और जाता का संबंध है। जाता है तो गंध होगा, गंध माने जो विषय है, कोई भी है, रूप विषय है तो दृष्टा होगा तो देखेगा रूप को ना भाई। अगर कहीं पर आदमी ही नहीं है, पशु पक्षी कोई नहीं है, तो रूप को कौन देखेगा जी? जंगल में पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं है, रूप तो है, दृष्टा कोई नहीं है ना। तो रूप है तो कोई देखने वाला चाहिए, तो संबंध बनेगा दृष्टा और रूप का। ऐसे गंध है तो सूंघने वाला चाहिए, तो भी संबंध है। तो ये भी इसमें आता है। तो गंध का ज्ञान बिना जाता के होता नहीं है, ऐसे बिना इंद्रियों के भी ज्ञान नहीं होता है। सूत्र 14 पूरा हो गया। अब सूत्र 15 चलो। सूत्र बोलिए, अप्रसिद्धो अनपदेश असन संदिग्धश्च अनपदेश। अब आ गया सूत्र 15। तो अहेतु क्या होता है? अभी तो ऊपर में हेतु पढ़े थे ना, व्यपदेश पढ़े थे, अब आ रहा है अनपदेश। अनपदेश माने अहेतु। लिखो, अहेतु क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? अहेतु बराबर अनपदेश बराबर हेत्वाभास, 3 नाम इसके। अहेतु क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? सूत्र 15। तो अप्रसिद्धो अनपदेश, ये कह दिया जो प्रसिद्ध नहीं है, माने जिसकी व्याप्ति नहीं होती है। अभी लिखाऊंगा उसका उत्तर। तो वो अनपदेश होता है जो अप्रसिद्ध है, व्याप्ति से रहित है। एक बार समझ लो, पहले क्या पढ़े थे? व्याप्ति पूर्वक हेतु होता है, और अहेतु कैसा होगा? व्याप्ति से रहित अहेतु होगा। जहाँ व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति माने संबंध नहीं है, वहाँ पर अहेतु हो जाएगा। हेत्वाभास है, वो उसको बोलते हैं अनपदेश, हेत्वाभास अथवा अहेतु। और ये 2 प्रकार के होते हैं, देखो, असन और संदिग्धश्च, ये 2 प्रकार का अनपदेश या हेत्वाभास होता है। उत्तर लिखो सूत्रार्थ 15। व्याप्ति रहित बराबर अप्रसिद्ध कथन अहेतु या अनपदेश या हेत्वाभास होता है या कहलाता है। हाँ, व्याप्ति रहित बराबर अप्रसिद्ध कथन अहेतु बराबर हेत्वाभास बराबर अनपदेश कहलाता है या होता है। ठीक है, प्रश्न था ना क्या होता है?
जो व्याप्ति रहित कथन है वही अहेतु है जी, वही हेत्वाभास है, वही अनपदेश है। और आगे क्या लिखे थे, कितने प्रकार का होता है, तो लिखो उत्तर आगे, यह 2 प्रकार का होता है। यह अहेतु कर दो, 2 प्रकार का होता है। पहला असन, पहला असन बराबर असंभव। असन माने जो असंभव, उसको असन कह दिया यहाँ पर। हाँ, यह अहेतु 2 प्रकार का होता है। पहला असन, लिख लो, पहला असन, असन बराबर असंभव। असन, हाँ, न में हलंत, असन हलंत आएगा, बराबर असंभव। और दूसरा है संदिग्ध, ये द्वितीय अहेतु। दूसरा क्या है, संदिग्ध। संदिग्ध माने अनेक पक्षों में जाने वाला, लिख लो, संदिग्ध बराबर अनेक पक्षों में जाने वाला, अनेक पक्षों में जाने वाला। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का अहेतु होता है या हेत्वाभास होता है। तो समझ में आ गया क्यों ऐसा कहा। देखो स्पष्ट कर दिया कि पहले तो सूत्र 14 पढ़ दे, देखो इसका भाष्य भी देख लो, सरल है कि हाँ, 1 मिनट, प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, प्रसिद्धि पूर्वक होने से वो हेतु होता है। ऐसे उल्टा कर दो, अप्रसिद्धि, जहाँ प्रसिद्धि नहीं हो रही है तो अप्रसिद्धि पूर्वक अहेतु हो जाता है, बस ये तक दिया भाष्य में। तो उसको अनपदेश कह दिया, अहेतु कह दिया, उसको अपदेश कहा था। अपदेश माने हेतु और अनपदेश माने अहेतु। और व्याप्ति माने क्या था, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि माने व्याप्ति। तो जो प्रसिद्धि पूर्वक है, व्याप्ति पूर्वक है, वो हेतु है, और जो व्याप्ति पूर्वक या प्रसिद्धि पूर्वक नहीं है वो क्या है, अहेतु है, बस यही तो है। और वो 2 प्रकार का होता है, असन और संदिग्ध। तो असन माने क्या होता है जी, असंभव, और संदिग्ध माने क्या होता है, अनेक पक्ष में जाने वाला। ठीक है, अनेक पक्ष में जाने वाला क्या होता है, जैसा कि देखो कोई कथन आप कह दो तो वो इधर भी लागू हो जाए और उधर भी लागू हो जाए, ये अनेक पक्ष में जाने वाला है। और कोई कथन करो नहीं, ये एक पक्ष में लागू होगा, जैसे कि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ये क्या है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विवाह नहीं करने वाला है, ये एक पक्ष में जा रहा है। और संदिग्ध, ये हमारे विद्यार्थी है, विद्यार्थी है तो क्या होगा, पढ़ रहा है भी ना, तो ये विवाह कर भी सकता है, आगे नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें हैं। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी बन सकता है और गृहस्थ भी बन सकता है। ठीक है जी, ये अनेक पक्ष में जा रहा है, ये विद्यार्थी भी पढ़ रहा है, जब पढ़ रहा है तो क्यों जी, दोनों में जा सकता है ना भाई, पढ़ रहा है ना अभी, तो विवाह कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है बोलने से ये पक्का हो गया, ये विवाह नहीं करने वाला है, लाल कपड़ा धारण कर लिया। ऐसे होते हैं ना नैष्ठिक ब्रह्मचारी, लाल वस्त्र पहनते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। जैसे कि कई गुरुकुल में देखा होगा आपने, अपने एक आचार्य बलदेव जी थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं थे ना, लेकिन लाल वस्त्र पहनते थे। हैं, अभी उनके आचार्य राजेंद्र जी हैं कालवा गुरुकुल में, ब्रह्मचारी हैं, है ना, लाल कपड़ा पहनते हैं, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। आचार्य राजेंद्र जी गुरुकुल कालवा वाले, हाँ है ना, लाल कपड़े में है, हाँ, तो वही हरा है, एक हरा। तो जो पक्का हो गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विवाह नहीं करेगा। हाँ, और जो 2 पहुंच जा रहा है, मतलब विवाह कर भी सकता है, नहीं भी करता है, वो संदिग्ध होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का अहेतु होता है, असन और दूसरा संदिग्ध। हो गया जी। हाँ, अब सूत्र 16 देखो, यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्वः। अब ये क्या क्या होता है, खुल रहा है, असन हेत्वाभास क्या है, खुलेगा अभी। तो प्रश्न लिखो, असन हेत्वाभास क्या है, या असन हेत्वाभास का उदाहरण दो। अभी शास्त्र का उदाहरण आएगा, मैं जब कहता हूँ देहाती उदाहरण, सामान्य उदाहरण, अभी शास्त्रगत उदाहरण क्या लिखो। प्रश्न लिखो, असन हेत्वाभास का उदाहरण दो, या उदाहरण क्या है। असन हेत्वाभास का उदाहरण क्या है, या उसका उदाहरण दो। असन हेत्वाभास का उदाहरण दो, जो ठीक लगे लिखो आपको। तो उत्तर लिखो, यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्व,
कि यह क्योंकि सिंह है, यस्मात माने क्योंकि, विषाणी माने सिंह, लिखो उत्तर लिखो, क्योंकि सिंह है इसलिए यह घोड़ा है। अश्व माने घोड़ा, तो क्योंकि सिंह है इसलिए यह घोड़ा है। यह असन बराबर असंभव हेत्वाभास का उदाहरण है, लिख लो। यह असन बराबर असंभव हेत्वाभास अहेतु का उदाहरण है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। भाई सिंह है इसलिए घोड़ा है, ऐसा होता है क्या जी? ये कोई हेतु है क्या? ये तो अहेतु और असंभव हेतु है। घोड़े में कभी सिंह होगा ही नहीं, तो ये असंभव है। ये असंभव हेतु कहें, असन माने असंभव अहेतु, ये होता नहीं कभी, तो असंभव असन माने असंभव। ठीक है, अब आगे चलो, दूसरा आएगा कौन सा? अनेकांतिक, जिसको हम कहते हैं संदिग्ध। तो आगे सूत्र 17 का लिखो प्रश्न, संदिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण दो, या उदाहरण क्या है? संदिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण क्या है? तो सूत्र में क्या कहा? यस्मात् विषाणी तस्मात् गौः इति च अनेकांतिकः च उदाहरणम। लिखो उत्तर लिखो, क्योंकि इसके सींग हैं इसलिए यह गौ है। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये विषय। क्योंकि इसके सींग हैं, लिखो उत्तर में, इसलिए यह गौ है। देखो जी पद्मनाभ जी, क्योंकि इसके सींग, उत्तर लिखो सूत्र 17, क्योंकि इसके सींग हैं इसलिए यह गौ है। इस प्रकार का कथन अनेकांतिक बराबर संदिग्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। हाँ, संदिग्ध या अनेकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण है, लक्षण है। हाँ, लक्षण है। अगर प्रश्न में जो उदाहरण, तो उदाहरण है करो, दोनों आया, लक्षण भी उदाहरण भी है। ठीक है, तो देखो समझो इसको, भाई यस्मात् विषाणी, विषाणी माने क्या होता है? सिंह। तस्मात् गौ, इसलिए गौ है। ये क्या है? संदिग्ध माने अनेकांतिक अहेतु है। तो देखो भाष्य में भी दिया है कि यस्मात् पशु विषाणी, पशु तो भाई कई होते हैं सिंग वाले, बकरी के भी सिंग होते हैं, बकरी के भी, भैंस के भी सिंग होते हैं, हिरण के भी सिंग होते हैं। ये कहना कि सिंग है इसलिए गाय है, ये ठीक है जी? ये अनेकांतिक हो गया, संदिग्ध हो गया। भाई सिंग है इसलिए बकरी भी कह सकते हैं, बकरी भी हो सकती है वो, और बैल भी हो सकता है, और हिरण भी हो सकता है, नीलगाय भी हो सकता है वो। ठीक है ना, तो इसलिए कि सिंग है इसलिए गौ कहना, ये संदिग्ध हो गया, ये अनेकांतिक। बारहसिंगा भी होता है, तो ये इसको बोलते हैं अनेक पक्ष में जाने वाला दृष्टांत। यह हो गया संदिग्ध हेत्वाभास, ये अनेक पक्ष में जा रहा है, ये पक्का नहीं है। अगर ये कह देता कि इसके गलकंबल हैं, ठीक है, ऊपर में क्या है? ककूद है, और पूंछ में क्या है? गुच्छादार पूंछ है, तो जो जो लक्षण गाय के हैं वो कहता इसलिए गाय है, तो वो ठीक होता वो। ठीक है, खाली सिंह है इसलिए गाय कहना, ये गड़बड़ हो गया। तो जो जो लक्षण गौ माता के हैं वो सारे लक्षण बता दो, ये इसलिए गाय है, तो स्वीकार हो जाएगा फिर वो। ठीक है ना जी, ये कह रहा है दूध देती है, थन वाली है, थन वाली है, दूध देती है, गुच्छेदार पूंछ है, गलकंबल है, गले में ककूद है, और थन है, दूध देती है, इसलिए गाय है, तो माननीय हो गया। वो संदिग्ध नहीं रहा, फिर वो पक्का हो गया, है वो पक्का हो गया। और ये क्या हो गया? संदिग्ध हो गया। ठीक है, ये दो हो गया आपका। अब ये तो हो गया इसका अनुपदेश का हेतु, उदाहरण दे दिया। अब सब विषय बदल रहा है, अब आत्मा की सिद्धि की बात आ गई। ठीक है, तो आत्मा की सिद्धि में हेतु क्या है? अब नया प्रश्न आ रहा है सूत्र 18 में। सूत्र बोलो पहले, आत्म इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात्,
यत् निष्पद्यते तद अन्यत्। क्या कहा इसमें? सूत्र का प्रश्न लिखिए पहले। आत्मा की सिद्धि में क्या हेतु है? यह हेतु क्या है? आत्मा की सिद्धि में क्या हेतु है? कोई हेतु दो भाई। कैसे मानेंगे कि आत्मा है? यह प्रश्न हुआ, आत्मा की सिद्धि में क्या हेतु है? तो उत्तर दिया वही, आत्मा इंद्रिय अर्थ के साथ यत् निष्पद्यते तद अन्यत्। तो क्या कह रहा है सूत्र? लिखो हिंदी में। अब सूत्रार्थ लिखो 18 का। लिखो आत्मा इंद्रिय, सूत्रार्थ है 18 का। आत्मा इंद्रिय गंध आदि विषयों के, आत्मा इंद्रिय गंध आदि विषयों के संबंध से, हाँ, आत्मा इंद्रिय गंध आदि विषयों के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही आत्मा की सिद्धि में हेतु है। वही आत्मा की सिद्धि में हेतु है। तो क्या समझे इसमें कि ये आत्मा को ज्ञान हुआ ना जी, तो ज्ञान सिद्ध कर आत्मा को। तो कह रहा है इंद्रिय और गंध का विषय कौन पकड़ता है? नाक को सुगंध आया, ये कौन पकड़ा? इसका ज्ञान किसको हुआ? आत्मा को हुआ ना। तो जो ज्ञान हो रहा है यही आत्मा की सिद्धि में हेतु है। ठीक है, तो ये तब होता है जब तीनों का संबंध हो। आत्मा भी है, इंद्रिय भी है और गंध आदि विषय भी है। इन तीनों के संबंध से जो ज्ञान हुआ वो आत्मा को सिद्ध करता है। अगर आत्मा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। संबंध नहीं आत्मा का तो ज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा। और आत्मा तो है लेकिन गंध आदि विषय नहीं है। नाक तो है, गंध विषय ने क्या सूंघेगा? कुछ नहीं सूंघेगा वो। और गंध आदि विषय, किसी का नाक खराब है, नासिका इंद्रिय नहीं है, गोलक नहीं है, ऐसा भी होता है, तो भी जानने होगा आत्मा को। तो तीनों का ठीक होना चाहिए। आत्मा भी ठीक हो और इंद्रियां भी ठीक हो और उस विषय भी आते हो तो ज्ञान होगा। तो ज्ञान जो है आत्मा को सिद्ध करने में हेतु है। अब अंतिम प्रश्न है 19 सूत्र का। लिखो, प्रश्न लिखो। प्रवृत्ति और निवृत्ति किसके आश्रय से होती है? हाँ, उत्तर बताऊंगा, सूत्र बोलूंगा अभी। पहले प्रश्न लिखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति माने किसी काम को शुरू करना, आरंभ करना, ये प्रवृत्ति। किसी काम में लगना, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति माने किसी काम से हट जाना, उसकी दूरी बना लेना उस काम से। ये किसके आश्रय से होती है? हो गया प्रश्न? हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति किसके आश्रय से होती है? उत्तर लिखो सूत्र में। प्रवृत्ति निवृत्ति च, बोलो, प्रत्यग आत्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। तो लिखो, इसका उत्तर लिखिए अब। प्रवृत्ति और निवृत्ति जैसे अपनी आत्मा में ज्ञान पूर्वक देखी जाती है, स्वयं की आत्मा में ज्ञान पूर्वक देखी जाती है, वैसे दूसरे शरीर में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मा के आश्रय से ही होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं, आत्मा के आश्रय से होती है। ठीक है, तो इससे आत्मा की सिद्धि होती है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति से आत्मा की सिद्धि होती है। ब्रैकेट में लिख दो, इससे माने प्रवृत्ति और निवृत्ति से आत्मा की सिद्धि हो रही है। जैसे कि
ठंड लग रहा है, ठंड का समय है, तो किसकी प्रवृत्ति होगी? अग्नि पास जाके बैठो, धूप सेको, ठीक है, गरम कंबल ओढ़ो, इसकी प्रवृत्ति होगी। और अगर आत्मा नहीं है तो और उसको अग्नि में जला दो तो कुछ प्रवृत्ति इसमें होगी? नहीं होगी। और इसमें अगर आत्मा है तो निवृत्ति होगी। अगर अग्नि में उसको जला देंगे तो क्या होगी? निवृत्ति होगी। अग्नि पास में बैठने की तो प्रवृत्ति होगी, लेकिन किसी को अग्नि में डाल दो तो क्या करेगा? वो भगेगा नहीं, जो लगा करके, उसकी निवृत्ति होगी। तो ठंड में तो अग्नि के पास जाने की प्रवृत्ति होगी, और बहुत गर्मी होने से उससे दूर हटने की निवृत्ति होगी, निवृत्ति चाहेगा वो। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति कब संभव है? जब शरीर में आत्मा है, तो आत्मा के आश्रय से ही ये प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। अगर आत्मा नहीं है तो इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और देखो, अनुकूल वस्तु की ओर गति करना, प्रवृत्ति में लिख दो। प्रवृत्ति माने, आगे लिखो, नीचे ब्रैकेट में लिखो, प्रवृत्ति माने अनुकूल वस्तु की ओर गति करना। ये ब्रैकेट में लिखो, दूसरा अर्थ है। प्रवृत्ति माने अनुकूल वस्तु की ओर गति करना, और निवृत्ति माने प्रतिकूल वस्तु से दूर भागना। ठीक है, हाँ, प्रवृत्ति माने अनुकूल वस्तु की ओर गति करना। आपको जो अच्छा लगता है उस ओर दौड़ते हो, समझ ये दो भोजन, ये भोजन दो, अच्छा लगता है। जो पसंद नहीं, नहीं 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 दो, मत दो मत दो, उसको मना करते हैं। ठीक है, हाँ। निवृत्ति माने प्रतिकूल वस्तु से दूर भागना जी। निवृत्ति माने प्रतिकूल वस्तु से दूर भागना, माने अनुकूल वस्तु को चाहना, उस ओर चिपकना, उस ओर दौड़ना, उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, अनुकूल वस्तु को। और जहर को हो तो, विष हो तो उससे दूर भागना। ठीक है ना? तो ये आत्मा में जैसे जान पूर्वक देखा जाता है ये विषय, वैसे दूसरे शरीर में भी यही देखा जाता है। हर शरीर में ऐसा तो होता है। तो क्यों? क्योंकि आत्मा का आश्रय है वहाँ। तो आत्मा के आश्रय से ये प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। समझ गया ना? ये है आत्मा की सिद्धि का लक्षण। तो जहाँ पर प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो, समझना वहाँ पर आत्मा है। और जहाँ पर आत्मा नहीं है वहाँ ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए तो जिंदा लाश बोलते हैं ना, ये नहीं, लाश बोलते हैं मर जाने पर, उसको जलाओ दो, अग्नि संस्कार दे दो उसको, कुछ नहीं करता। भागता है क्या कोई लाश? कोई मृतदेह कहीं भागता है? नहीं भागता है, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा है तो इतनी से अग्नि पड़ जाए तो हाथ को हटाएगा एकदम, है भी अग्नि है, हटाओ हाथ। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मा की सिद्धि में हेतु है। ठीक है, तो आपका ये अध्याय भी, इस अध्याय का यह आहनिक भी पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। इसका